नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। आपने जो सपने देख रहे हैं उन सपनों को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, ऐसा ही मुझे पूर्ण विश्वास है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो आज की क्लास का हमारा बिंदु रहेगा मित्रों वाच्य। आज की क्लास का जो बिंदु हमारा रहेगा वो बिंदु कौन सा रहेगा मित्रों? वाच्य बिंदु रहेगा। अब देखें, सबसे पहले तो हम ये देखें कि वाच्य कहते किसे हैं, हम किसे वाच्य कहेंगे। देखो, वाच्य वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है। कोई भी वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, उस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है? क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है, या उस वाक्य में कर्ता प्रधान है। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हो रहा है, उस वाक्य में कर्म प्रधान है, या क्रिया का प्रयोग न तो कर्ता न कर्म अर्थात भाव प्रधान है। यानी क्रिया का वह रूप, या क्रिया का हम ये कहें कि वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो हो रही है वो क्रिया का विधान किस आधार पर हुआ है। क्रिया का जो विधान है वो किस आधार पर हुआ है, उसे ही हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। तो सीधा सीधा यही ध्यान रखो, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है जिससे हमें ये पता चले, उसे ही हम क्या कहेंगे? वाच्य कहेंगे। इसके बाद में आता है वाच्य के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं मित्रों। सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है कर्तृवाच्य। सबसे पहला प्रकार कर्तृवाच्य। दूसरा जो प्रकार है वो है कर्मवाच्य, और तीसरा जो प्रकार है वो है भाववाच्य। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार वाच्य के होते हैं। सबसे पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब हम यहाँ एक एक को पढ़ेंगे कि कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है और भाववाच्य क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं कर्तृवाच्य को। किसको लेते हैं? कर्तृवाच्य को लेते हैं। देखो, कर्तृवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार जहां होता है वो वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं। पहले मैं परिभाषा को लिखता हूं और उसके बाद में हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। मैंने लिखा, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, अर्थात जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, उन वाक्यों में, या ये कहें कि वो वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? कर्तृवाच्य होते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार जहां होता है वो वाक्य हमेशा किस में रखा जाएगा? कर्तृवाच्य में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा मित्रों? कर्तृवाच्य में। अब हमें कैसे पता लगे कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है? कैसे हम पता लगाएं कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है? तो जो कर्ता प्रधान है उसको पहचानने का तरीका क्या होता है? देखो, कर्ता प्रधान है, इसको पहचानने का तरीका, कर्ता जो दिया हुआ है उसका लिंग वचन बदल दो, और यदि क्रिया भी बदल रही है, कर्ता का आपने लिंग वचन बदला और कर्ता का लिंग वचन बदलते ही यदि क्रिया बदल रही है तो वो वाक्य कैसा होता है? कर्तृवाच्य होता है। जैसे देखो, या उस वाक्य में कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे देखो, मैंने उदाहरण लिखा, राम पत्थर लिखता है। उदाहरण मैंने लिखा, राम पत्थर लिखता है।
आपको इस वाक्य में देखना था कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है या नहीं है, अर्थात इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। भाई परिभाषा मैंने यही लिखी है, परिभाषा मैंने लिखी जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, तो इस वाक्य में आपको ये देखना है कि इसमें कर्ता प्रधान है या नहीं है, या आपको क्या देखना है, या क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या नहीं है, ये देखना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कर्ता प्रधान है क्या, और फिर मैंने आपको बता दिया कि कर्ता प्रधान है। इसको देखने के लिए आप कर्ता का क्या करेंगे, लिंग वचन बदलेंगे। कर्ता का क्या करेंगे लिंग वचन बदलेंगे। अब कर्ता का लिंग वचन बदलेंगे, राम क्या है, पुल्लिंग का है। अब यहाँ हमने क्या कर दिया, स्त्रीलिंग का कर्ता कर दिया। राम के स्थान पे सीता रखा, सीता पत्र लिखती है। बोलो क्रिया बदली या नहीं बदली। राम के स्थान पे सीता करते ही क्रिया बदल गई। इसका मतलब यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है। तो इस वाक्य, इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है, इसलिए ये दोनों ही वाक्य किस में रखे जाएंगे, कर्तृवाच्य में रखे जाएंगे। जो बात मैंने यहाँ रखी थी उसको मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया। मैंने क्या रखा, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, प्रधानता को कैसे देखेंगे, कर्ता का लिंग वचन बदलेंगे। आपने राम के स्थान पे सीता किया तो क्रिया क्या हो गई, बदल गई। इसका मतलब यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है और इन वाक्यों में कर्ता क्या है, प्रधान है। इसलिए ये वाक्य किस में रखा जाएगा, कर्तृवाच्य में रखा जाएगा। अब इसके बाद में और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो इसी को आप और उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हो। जैसे देखो, मैं वाला तो देखो पुल्लिंग में भी मैं ही होता है और स्त्रीलिंग में भी क्या होता है, मैं ही होता है। अन्य कोई देखें, वह करे, वह पत्र लिखता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना था कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है क्या, या क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ, यही तो देखना था। अब हम क्या करेंगे, कर्ता का लिंग वचन बदलेंगे। तो कर्ता का लिंग वचन बदलेंगे, अगर इसका हम लिंग बदलेंगे तो स्त्रीलिंग में भी वही होता है और पुल्लिंग में भी क्या होता है, वही होता है। अब इसका वचन बदलो, वचन बदलें, उन्होंने पत्र। अब इसके साथ में तो ने विभक्ति आ गई, ने विभक्ति नहीं भाई, वे पत्र लिखते हैं। ये लो, पत्र लिखते हैं। वह एक वचन था, लेकिन वह एक वचन था, इसके स्थान पे जैसे ही हमने बहुवचन किया, क्रिया भी किसकी हो गई, बहुवचन की हो गई। इसका मतलब दोनों वाक्यों में क्या प्रधान हो गया, कर्ता प्रधान हो गया। क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो गया, कर्ता के अनुसार हो गया। इसका मतलब ये वाक्य किस में रखे जाएंगे, कर्तृवाच्य में रखे जाएंगे। इसके बाद में देखो क्या आता है कर्तृवाच्य में, परिभाषा हमने देखी और परिभाषा के अनुसार जो उदाहरण इसमें शामिल होते हैं उन उदाहरणों को भी हमने देखा कि किस प्रकार से हम परिभाषा के आधार पर उदाहरणों को पहचान सकते हैं। दूसरी बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है, कर्तृवाच्य की जो क्रिया है, ध्यान रखना सकर्मक और अकर्मक होती है। सकर्मक भी होगी और अकर्मक भी होगी। कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक भी होती है और कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक भी होती है। कई बार यहाँ से भी सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि कर्तृवाच्य की क्रिया होती है, पहला ऑप्शन दे देगा सकर्मक, दूसरा ऑप्शन दे देगा अकर्मक, तीसरा ऑप्शन दे देगा अव्यय दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा, कर्तृवाच्य की क्रिया क्या होती है, सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। आपका उत्तर होगा अव्यय दोनों। तो ध्यान रखना, कर्तृवाच्य की क्रिया यानी सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य में रखे जाते हैं और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी किस में रखे जाते हैं, कर्तृवाच्य में रखे जाते हैं। इसके बाद में अगला जो बिंदु है
कर्ता कारक के साथ, कर्ता कारक के साथ ने परसरक का प्रयोग हो, कर्ता कारक के साथ में ने परसरक का प्रयोग हो। यदि कर्ता के साथ में ने परसरक का प्रयोग हो रहा है तो वह वाक्य भी कर्तृवाच्य में रखा जाता है। हमेशा ध्यान रखना भाई इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एग्जाम में जब भी कर्तृवाच्य का कोई प्रश्न पूछता है या क्रमवाच्य का या भाववाच्य का या ये कहें कि वाच्य से संबंधित प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन में इससे संबंधित उदाहरण जरूर डालता है, सीधा उदाहरण नहीं डालता है वो। तो आपने पढ़ा कर्ता कारक के साथ में ने परसरक का प्रयोग जहां होता है वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है। हमेशा ध्यान रखना, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शनों में से प्रश्न में आपसे पूछा गया निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है, और उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा था कि उस ऑप्शन के कर्ता के साथ में ने परसरक आ रहा था, फिर भी आप उसको उत्तर नहीं कर रहे थे, ये आपकी गलती थी, आपको उसी को उत्तर करना था। तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, कर्तृवाच्य का कर्ता जो है उसके साथ में ने परसरक आएगा। हमेशा ध्यान रखना भाई, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछता है तो यही बिंदु उठाकर पूछता है, इसी से संबंधित उदाहरण पूछता है वो, और हम इसको गलत कर बैठते हैं। कैसे गलत कर बैठते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जहां कर्ता के साथ में ने परसरक का प्रयोग हो वो वाक्य तो कर्तृवाच्य होता है, लेकिन क्रिया का प्रयोग क्रमवाच्य के रूप में होता है, क्रिया का प्रयोग कर्मणी होता है, वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, क्रम, ये मत ध्यान रखो, आप केवल एक बात ध्यान रखो कि ने परसरक जहां आएगा वहां हम कर्तृवाच्य करेंगे, कभी भी क्रमवाच्य और भाववाच्य नहीं होगा। उदाहरण के द्वारा समझे इसको। सर एक उदाहरण देके बताओ, लो उदाहरण के द्वारा समझो। पहला जो उदाहरण मैंने परिभाषा का बताया था वो ही उदाहरण दोबारा लिख रहा हूं, क्योंकि एक उदाहरण उसी उदाहरण के द्वारा एक बार हम समझते जा रहे हैं। मैंने रखा राम पत्र लिखता है, पहला उदाहरण मैंने आपको ये समझाया था, राम पत्र लिखता है। अब यदि इस यहां राम के साथ में मैं ने लगा दूं, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। अब यहां जैसे ही मैंने कर्ता के साथ में ने का प्रयोग कर लिया तो ध्यान दें क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, और हम यही गच्चा खा जाते हैं। हम क्या करते हैं, कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो उसको क्रमवाच्य कर देते हैं, लेकिन हमेशा मैंने ये बिंदु लिख दिया है कर्ता के साथ में ने परसरक आएगा तो वो कर्तृवाच्य ही होगा, वो क्रमवाच्य नहीं होगा। फिर कह रहा हूं क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी, लेकिन आपको अपना उत्तर क्रमवाच्य नहीं करना है, आपको अपना उत्तर क्या करना है, कर्तृवाच्य करना है। देख लीजिए, राम के साथ में ने परसरक आ गया, राम के साथ में ने परसरक आ गया। आपके दिमाग में कोई बात नहीं आनी चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन आना चाहिए कि कर्तृवाच्य है। जब कर्ता के साथ में ने परसरक आएगा उस वाक्य में कभी भी क्रमवाच्य भी नहीं होगा, भाववाच्य भी नहीं होगा, वो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य में रखा जाएगा। और अभी भी अगर इन गलत कर रहा होगा, बात तारी कमी है, मेरी कमी कौन है। तो कर्ता के साथ में ने आते ही क्या करेंगे, आप कर्तृवाच्य करेंगे। इसके बाद में देखिए, ये तो हो गई कर्ता के साथ में ने परसरक का प्रयोग हो। एक बात और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जब कर्ता कारक के साथ ने परसरक हो, जब कर्ता कारक के साथ ने परसरक हो और कर्म के साथ में, कर्म कारक के साथ को परसरक का प्रयोग हो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यही इन दोनों लाइनों से वो यानी ऑप्शन उठाता है, इन दोनों लाइनों से संबंधित ही वाक्य एग्जाम में पूछता है, और यही हम क्या कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं।
ऊपर से सीधा सीधा सब समझा देंगे, लेकिन ये दोनों लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अभी मैंने लाइन लिखी है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी बुकों में इस लाइन को भाववाची में बता रखा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अरे जब ये करो, कर्म कारक के साथ में जब को प्रसर्ग आ रहा है आप उसको भाववाची में कैसे रख सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भाववाची की क्रिया तो हमेशा अकर्मक होती है। अरे फिर कर्म के साथ में को आ रहा है वो तो सकर्मक क्रिया हो गई, आप उसको भाववाची में कैसे रख रहे हैं? बहुत सारी बुकों में ये दिया हुआ है कि जब कर्ता के साथ में नेक प्रसर्ग का प्रयोग हो, कर्म के साथ में को प्रसर्ग का प्रयोग हो, तो वहां क्रिया किसी के अनुसार नहीं बदलती है, वहां क्रिया भाव के अनुसार होती है। और उसी बिंदु को आधार बनाकर वो उस वाक्य को किस में रख देते हैं? भाववाची में रख देते हैं, जबकि गलत है। आपको क्या ध्यान रखना है? जब कर्ता कारक के साथ में ने, कर्म कारक के साथ में को प्रसर्ग आ जाए, आपका उत्तर कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि कर्म कारक आ रहा है इसमें। भाववाची की क्रिया क्या नहीं होती है? सकर्मक नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है, वाक्य तो कर्तृवाच्य है, लेकिन क्रिया का प्रयोग भावे प्रयोग हुआ है, और इसी कारण वो गलती कर बैठते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कर्ता कारक के साथ में ने और कर्म कारक के साथ में को प्रसर्ग आए तो वो वाक्य कर्तृवाच्य होता है, और क्रिया का जो प्रयोग होता है वो भावे प्रयोग होता है। अरे तो हमें क्रिया का प्रयोग थोड़ी एग्जाम में पूछता है, हमें तो वाक्य पूछता है एग्जाम में। तो हमें सीधा क्या करना है? कर्तृवाच्य करना है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझो, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। बिल्कुल सरल उदाहरणों के द्वारा समझा रहा हूं, कैसा भी उदाहरण आप रख के देख लेना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। राम ने रावण को मारा, अब क्रिया को बदलकर देख लो, किसी के अनुसार क्रिया नहीं बदलेगी। राम के स्थान पे सीता करो, सीता ने रावण को मारा, नहीं बदली ना क्रिया। राम ने रावण के स्थान पे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द रख लो भाई, राम ने मंदोदरी को मारा, नहीं बदली ना क्रिया। हाँ, ये क्रिया नहीं बदल रही है, क्रिया का प्रयोग भावे प्रयोग है, लेकिन ये वाक्य किसका है? ये वाक्य कर्तृवाच्य का है। किसका है? कर्तृवाच्य का है। क्यों? क्योंकि मैंने साफ साफ आपके सामने लिख दिया, जब कर्ता के साथ में ने और कर्म के साथ में को आ जाए तो आप उसको कर्तृवाच्य में रखेंगे। और यहाँ देख लीजिए, राम के साथ में ने आ रहा है और रावण के साथ में को आ रहा है, एक ही वाक्य में ने भी आ गया और को भी आ गया, तो ऐसे वाक्य हमेशा किस में रखे जाते हैं? कर्तृवाच्य में रखे जाते हैं। ये सारी बातें आपको कर्तृवाच्य से संबंधित बिंदु में ध्यान रखनी है। दूसरा जो वाच्य आता है वो है क्रमवाच्य। दूसरा जो वाच्य है वो है क्रमवाच्य। दूसरा वाच्य है क्रमवाच्य। देखिए, क्रमवाच्य बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अभी तक आपके वाच्य से संबंधित प्रश्न गलत हो रहे थे, लेकिन अब यदि वाच्य से संबंधित प्रश्न गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। देखो, क्रमवाच्य, क्रमवाच्य में क्या होगा? एक बार मैं परिभाषा लिखता हूं, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का प्रयोग, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, वहाँ क्या होता है? क्रमवाच्य होता है। रटने की आवश्यकता नहीं है। अरे सीधा सीधा क्रमवाच्य हो रहा है, क्रमवाच्य पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कर्म प्रधान होगा। इसका मतलब क्या होगा? कर्म प्रधान होगा। अर्थात इस लाइन को हम कैसे समझ सकते हैं? अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्म के अनुसार है, यानी जहाँ क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है। अब ये कर्म की प्रधानता को कैसे देखें? हमें कैसे पता लगे कि इस वाक्य में कर्म प्रधान है? आपने कहानी का तो सारा वाक्य में कर्म प्रधान हो जाए, लेकिन कैसे देखेंगे? आप इस प्रकार से देखेंगे, कर्म का लिंग वचन बदलेंगे। कर्म का क्या करेंगे?
लिंग वचन बदलेंगे। और यदि आप कर्म का लिंग वचन बदल रहे हैं और उस वाक्य की यदि क्रिया बदल रही है, इसका मतलब उस वाक्य में कर्म प्रधान है और वो वाक्य किस में रखा जाएगा? कर्मवाच्य में रखा जाएगा। दूसरी बात इससे संबंधित ध्यान रखना, कर्मवाच्य का जो कर्ता कारक होता है, कर्मवाच्य का जो कर्ता कारक होता है उसके साथ में से और द्वारा का प्रयोग होता है। हमेशा ध्यान रखना, कर्मवाच्य का जो कर्ता कारक होता है उसके साथ में हमेशा से और द्वारा का प्रयोग होगा। कभी भी ऐसा उदाहरण कर्मवाच्य में नहीं रखा जाएगा जिसके कर्ता के साथ में से और द्वारा नहीं आ रहा है। और फिर भी आप से और द्वारा वाले उदाहरण को यदि कर्तृवाच्य करके आ रहे हैं, वो आपकी गलती है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि से और द्वारा यदि कर्ता कारक के साथ में आते हैं, वो वाक्य कभी भी किस में नहीं रखा जाएगा, यानी कर्तृवाच्य में नहीं रखा जाएगा। रखा किस में जाएगा? कर्मवाच्य में रखा जाएगा। तो ध्यान दें, कर्मवाच्य का कर्ता किसके रूप में होगा? से और द्वारा के रूप में होगा। एक बात और ध्यान रखें, कर्मवाच्य की जो क्रिया है, कर्मवाच्य की जो क्रिया है वो सकर्मक होगी। कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, कभी भी अकर्मक नहीं होगी। क्या होगी? अकर्मक नहीं होगी, सकर्मक होगी। अरे सीधी सी बात है, अगर कर्म प्रधान है, क्रिया का प्रयोग यदि कर्म के अनुसार हो रहा है तो वो तो सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। अकर्मक क्रिया का वाक्य कैसे हो सकता है? भाई सकर्मक क्रिया में हम क्या पढ़ते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के ऊपर न पड़ के सीधा कर्म के ऊपर पड़ता है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ रहा है तो वहां कर्म प्रधान हो गया, और जहां कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य होता है, इसलिए इसकी क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझें आप। जैसे देखो, जैसे उदाहरण लिख रहा हूं, पहला जो उदाहरण मैंने आपको कर्तृवाच्य में समझाया था उसी उदाहरण से इसको समझाता हूं, फिर दूसरा उदाहरण भी मैं आपको समझाऊंगा। हमने कर्तृवाच्य में उदाहरण लिया था, राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है कर्तृवाच्य का उदाहरण है ना, क्योंकि कर्ता के साथ में कोई प्रसर्ग नहीं आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कर्ता के साथ में कोई प्रसर्ग नहीं आए या केवल ने प्रसर्ग आए, वो वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य होगा, कभी भी कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं होगा। अगर मैंने इसको ये कर दिया, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो क्या आयो भाई तार दिमाग में? तार दिमाग में सीधी बात है, गुरुजी यो तो कर्तृवाच्य है। क्यों? अरे क्योंकि ने आ गो इम तो ए दोनों वाक्य तो क्या का होगा? कर्तृवाच्य का। देखो दोनों को मैं तुलना करते हुए और समझ रहे हैं हम, कर्तृवाच्य हमने पढ़ लिया लेकिन फिर भी कर्मवाच्य के साथ में तुलना करते हुए और पढ़ रहे हैं। राम पत्र लिखता है, यहाँ कर्ता के साथ में कोई प्रसर्ग नहीं आया, इसका मतलब जब भी कर्ता के साथ में कोई प्रसर्ग नहीं आता है वो कर्तृवाच्य होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा कर्तृवाच्य होता है। यहाँ क्या आ गया? ने प्रसर्ग आ गया। जब कर्ता के साथ में ने प्रसर्ग आता है तो वो वाक्य भी हमेशा क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। इसी वाक्य को मैं ऐसे बना दूं, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। और अब भी जो ई वाक्य ने कर्तृवाच्य बता रहे, जो वो भाई बिका कौन समझ में आ सका फिर? क्यों? अरे देखो, कर्तृवाच्य में तो कर्ता के साथ में कोई प्रसर्ग को नहीं आओगो या प्रसर्ग आओगो तो नहीं आओगो। अरे तो राम के द्वारा प्रसर्ग आ गया। कर्तृवाच्य में कभी ऐसा नहीं होता है, कर्तृवाच्य में कभी ऐसा नहीं होता है। तो मैंने क्या बनाया? राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहां देखो द्वारा विभक्ति मैंने लिखा था, कर्मवाच्य का जो कर्ता कारक होता है वो से और द्वारा के रूप में होगा। बोलो द्वारा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और यहाँ सकर्मक क्रिया है या अकर्मक? सकर्मक क्रिया है।
कैसे पहचाना कि सकर्मक क्रिया है? अरे सीधी सी बात है, क्रिया से पहले जो दिया हुआ है उसके स्थान पे क्या रखो। अगर क्या का उत्तर मिल रहा है तो वो कर्मवाच्य, वो सकर्मक क्रिया का वाक्य है। देखो, राम के द्वारा क्या लिखा जाता है, आपको उत्तर मिलेगा राम के द्वारा पत्थर लिखा जाता है। इसका मतलब पत्थर क्या है? कर्मकारक है। पत्थर क्या है? कर्म कारक है। और यदि ये कर्म कारक है तो ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य सकर्मक क्रिया का है। अब अगर आप इस बात को भी ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया है। दूसरे तरीके से भी आप इस सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। कैसे? देखो, आप जिसको कर्म मान रहे हैं, जिसको भी कर्म मान रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप किसको कर्म मान, जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है आपके सामने, आपने यहाँ पत्थर को कर्म मान लिया। पत्थर को क्या मान लिया? आपने यहाँ कर्म मान लिया। अब आपने पत्थर को कर्म माना है, क्या आपका ये मानना सही है क्या? इसको देखें तो हमेशा ध्यान रखना, आप जिसको कर्म मान रहे हैं उसके साथ में यदि किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है या केवल को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तभी वो कर्म कारक होगा, अन्यथा वो कर्म कारक नहीं होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप जिसको कर्म मान रहे हैं उसके साथ में या तो कोई परसर्ग नहीं होना चाहिए, और यदि परसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो को परसर्ग का प्रयोग होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। अब देख लीजिए, पत्थर को आपने कर्म माना, पत्थर के साथ में कोई परसर्ग नहीं आ रहा है, तो जब आप जिसको कर्म माने जिसके साथ में कोई परसर्ग नहीं हो तो वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। इसका मतलब ये कैसी क्रिया का वाक्य हो गया? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। कैसी क्रिया का? सकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। तो देखो हमारी ये स्थितियां लागू हो रही हैं या नहीं हो रही है। देखो, क्रिया सकर्मक होगी, इस वाक्य की क्रिया सकर्मक है, हमने देख ली। फिर कर्ता कारक द्वारा या से के रूप में होगा, ये देख लीजिए, कर्ता कारक से और द्वारा के रूप में आ रहा है। अब परिभाषा में चलो, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, इसको और देखते हैं। अरे यहाँ पत्थर देखो, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पत्थर जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। पत्थर के स्थान पे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द रखो, जैसे चिट्ठी। अब यहाँ पत्थर के स्थान पे चिट्ठी रखो, अगर क्रिया बदल जाए तो ये मान लेना कि यहाँ कर्म प्रधान है। रखो, राम के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, क्या वाक्य ऐसे बनेगा? राम के द्वारा चिट्ठी लिखा जाता है? नहीं बनेगा ना, चिट्ठी लिखी जाती है। जैसे ही आपने पत्थर एक कर्म कारक था और पत्थर का आपने लिंग वचन बदला, वैसे ही क्रिया भी बदल गई। इसका मतलब ये वाक्य कैसा है? ये वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है। किसका वाक्य है? कर्मवाच्य का वाक्य है। और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे देखो, जैसे एक उदाहरण है, सीधा उदाहरण लिखा, बालक शेर से डरता है। बालक शेर से डरता है, बताओ भाई किसका होगा? कर्तृवाच्य होगा या कर्मवाच्य? देखते ही दिमाग में आ गया होगा कर्तृवाच्य। क्यों? क्योंकि यहाँ कर्ता के साथ में कोई परसर्ग नहीं आ रहा है, और हमने पढ़ा है जब कर्ता के साथ में कोई परसर्ग नहीं आता है तो वो कर्तृवाच्य होता है। बिल्कुल सही बात है, सही पढ़ा है भैया आपने कि जब कर्ता के साथ में कोई परसर्ग नहीं आता है तो वो कर्तृवाच्य होता है। पहचान गए ना? अब देखो, इसी उदाहरण को मैं ऐसे लिख दूं, बालक द्वारा शेर से डरा जाता है। बालक द्वारा शेर से डरा जाता है, क्या अब भी ये कर्तृवाच्य का है? नहीं, आपके दिमाग में आएगा ये अब कर्तृवाच्य का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ द्वारा आ गया, कर्ता कारक से और द्वारा क्रमवाच्य में आता है, कर्तृवाच्य में नहीं आता है। पहचान लिया ना रे? पहचान लिया। तो कैसा वाक्य हो गया? कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। अब आप इसमें ये देखें कि जो शेर है वो, सॉरी भाई, कर्मवाच्य का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्वारा तो आ गया, लेकिन देखो ये गलती कर बैठे ना, जल्दी जल्दी में ये गलती नहीं करनी है। क्या? बालक द्वारा शेर से डरा जाता है, आपकी बात सही है कि यहाँ द्वारा आ गया, लेकिन शेर से डरा जाता है, शेर क्या कर्म कारक है? नहीं, मैंने क्या कहा था?
मैंने कहा था आप जिसको कर्म मान रहे हैं उसके साथ में या तो को विभक्ति होनी चाहिए या कोई भी विभक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो शेर से विभक्ति आ रही है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? अकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। जबकि कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है, इसलिए ये भाववाच्य में रखा जाएगा मित्रों। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे भाववाच्य को, तो ये किस में रखा जाएगा? भाववाच्य में रखा जाएगा। अब देखो एक और बात का आपको कर्मवाच्य इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जिन वाक्यों में कर्ता अज्ञात हो, कर्ता कारक जो है वो अज्ञात हो। कोई भी ऐसा वाक्य आया जिसमें कर्ता कारक अज्ञात है, दिमाग में एक ही बात बैठा लो, क्या कि वो कर्तृवाच्य भी नहीं होगा, वो भाववाच्य भी नहीं होगा, वो केवल और केवल कर्मवाच्य होगा। जिस वाक्य में कर्ता कारक अज्ञात होता है वो वाक्य हमेशा किस में रखा जाता है? क्रमवाच्य में रखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, कपड़े सिए जाते हैं, कपड़े सिए जाते हैं। अब कई के रिंग आई में एक कपड़ा ने के मान लेंगा, कर्ता कारक मान लेंगा, और कपड़ा ने कर्ता कारक मान रहे कर्तृवाच्य कर देगा। लेकिन अरे ये तो देखो आप कि कपड़े सिए जाते, कौन सीता है कपड़े? वो आ रहा है क्या? इस क्रिया को करने वाला इस वाक्य में दिया हुआ है क्या? तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। तो जब भी ऐसा कोई उदाहरण आए और आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि ये कर्ता कारक है या कर्म कारक, तो आप कैसे करेंगे? कपड़े सिए जाते हैं, कौन सीता है कपड़े? वो इस वाक्य में नहीं आ रहा, इसका मतलब कर्ता क्या हो गया? अज्ञात हो गया। इसका मतलब ये कैसा वाक्य है? ये कर्मवाच्य का वाक्य है। कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य का। जैसे और उदाहरण आप देख सकते हैं, या इस उदाहरण को ऐसे बना दूं कि दर्जी द्वारा कपड़े सिए जाते हैं, तो वहां तो कर्ता आ जाएगा, और कर्ता आ गया द्वारा के रूप में आ रहा है, तो भी ये किस में रखा जाएगा? कर्मवाच्य में रखा जाएगा। कल परीक्षा परिणाम सुनाया जाएगा, कल परीक्षा परिणाम सुनाया जाएगा। चलो रख दिया उदाहरण। अरे परीक्षा परिणाम को सुनाने वाला वाक्य में आ रहा है क्या? कौन सुनाएगा? नहीं पता। इसका मतलब कर्ता क्या है इस वाक्य में? अज्ञात है। तो किस में रखा जाएगा? कर्मवाच्य में रखा जाएगा। अंतिम और तीसरा देखते हैं हम, भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य क्या होगा? देखो, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। प्रधान क्या होता है? भाव प्रधान होता है। अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग न तो कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, और कर्म के अनुसार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो सदैव अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक क्रिया होती है, कभी भी सकर्मक नहीं होगी। तो यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं होता है, अर्थात भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो अकर्मक क्रिया जहाँ होती है वहाँ भाववाच्य होता है। अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य में भी है, अकर्मक क्रिया भाववाच्य में भी आ रही है। गुरुजी अरे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत कौन हुआ है कहीं यहाँ? क्योंकि भाववाच्य का जो कर्ता है, भाववाच्य का सीधा लिखूं, भाववाच्य का जो कर्ता है उसके साथ में से और द्वारा आएगा। ये लो, आपका जो यानी आप जो कंफ्यूज हो रहे थे उसको दूर कर दिया। आप कह रहे हो कि अकर्मक क्रिया तो कर्तृवाच्य में भी होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि अकर्मक क्रिया तो कर्तृवाच्य में भी होती है, लेकिन कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ में कभी भी से और द्वारा नहीं आएगा। अगर क्रिया अकर्मक है और कर्ता के साथ में और से और द्वारा आ रहा है, आपका उत्तर केवल भाववाच्य होना चाहिए। अंतर समझा दिया है मैंने दोनों में। कैसे? आपने पढ़ा अकर्मक क्रिया कर्तृवाच्य में भी, अकर्मक क्रिया भाववाच्य में भी। कौन से को हम कर्तृवाच्य करें, कौन से को हम भाववाच्य करें?
जहां अकर्मक क्रिया हो, कर्ता के साथ में कोई परसर्ग नहीं हो या केवल ने परसर्ग हो, उसको तो कर्तृवाच्य में कर देना। और भा यानी क्रिया अकर्मक हो, कर्ता के साथ में से और द्वारा आ जाए, उसको आप भाववाच्य में कर देना। इससे सरल नहीं हो सकता। दूसरी स्थिति आप कहेंगे कि सकर्मक क्रिया जो होती है वो कर्तृवाच्य में भी आती है और कर्मवाच्य में भी आती है, इन दोनों में भी अंतर बताओ। बिल्कुल इन दोनों में भी अंतर बताऊंगा। आपने देखा कर्तृवाच्य में भी सकर्मक क्रिया होती है और कर्मवाच्य में भी सकर्मक क्रिया होती है। अंतर कैसे करें दोनों में? अंतर ऐसे ही करना है, सकर्मक क्रिया आए और कर्ता के साथ में कोई परसर्ग नहीं हो या ने परसर्ग हो, उसको तो कर्तृवाच्य में कर देना। सकर्मक क्रिया है और कर्ता के साथ में से द्वारा का प्रयोग हो रहा है, उसको आप कर्मवाच्य में कर देना। अंतर बता दिया। आगे देखो, इसमें भाववाच्य की जो क्रिया होती है हमेशा ध्यान रखना एक वचन रूप में होती है, कभी भी बहुवचन में नहीं होती है। ये स्थिति जो है वो भाववाच्य के ऊपर ही लागू होती है, कभी भी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के ऊपर लागू नहीं होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एक वचन रूप में होगी, कभी भी बहुवचन में नहीं होगी। और अभी भी थे, अगर जी वाक्य में बहुवचन की क्रिया आ रही है, बिना भाववाच्य कर आ रहा है, तारी गलती है, क्योंकि भाववाच्य की क्रिया हमेशा एक वचन में होती है। और हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्थितियां होती हैं उनमें जो क्रिया होती है वो निषेधात्मक होती है। 90% जो स्थितियां होती हैं वहां भाववाच्य की क्रिया निषेधात्मक होती है। जहां भी क्रिया के साथ में अगर कुछ भी नया पहचान वो आ रही है, क्रिया के साथ में नहीं आ रहा हो, और यदि क्रिया एक वचन की है, आंख मीच के भाववाच्य कर देना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक वचन और निषेधात्मक जो क्रिया होती है वो भाववाच्य में होती है। कैसे समझाओ? उदाहरण के द्वारा समझाओ। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। मैंने लिखा मुझसे बोला नहीं जाता है, मुझसे बोला नहीं जाता है। अब देख लो, जाता है नहीं आ रहा है, क्रिया निषेधात्मक है, और जाता है एक वचन की क्रिया आ रही है। किसकी क्रिया आ रही है? एक वचन की क्रिया आ रही है। शुरू से देखो, जो भाववाच्य के संदर्भ में मैंने यहाँ 4 बातें लिखी हैं, चारों बातें इसके ऊपर लागू हो रही हैं। कैसे? देखो, भाव प्रधान होता है, मुझसे बोला नहीं जाता है, मेरे से बोला नहीं जाता है, हमारे से बोला नहीं जाता है। मैंने कर्ता का वचन बदल लिया, एक वचन से बहुवचन बना दिया, लेकिन क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्रिया वो की वो है, क्रिया नहीं बदली ना, इसका मतलब भाव प्रधान। दूसरी बात देखो, अकर्मक क्रिया होती है, बिल्कुल मुझसे बोला नहीं जाता है, कोई कर्म कारक नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि मुझसे तो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। बोलना भी क्या है? क्रिया है, और जाना भी क्या है? क्रिया है, कर्म कारक नहीं आ रहा है, अकर्मक क्रिया है। बिल्कुल सही बात है। फिर देखो, कर्ता के साथ में से और द्वारा होगा। देख लीजिए, कर्ता के साथ में मुझसे से विभक्ति आ रही है। फिर मैंने कहा था हमारे द्वारा बोला नहीं जाता है, मैंने बहुवचन बना दिया था, हमारे द्वारा, वहां भी द्वारा का प्रयोग किया था मैंने, तो यहां देखो से और द्वारा आ रहा है। फिर एक वचन और निषेधात्मक, देख लीजिए, जाता है क्रिया आ रही है और इससे पहले नहीं का प्रयोग हो रहा है। सारी बातें जो मैंने यहाँ लिखी हैं वो सारी बातें लागू हो रही है। तो कैसा वाक्य हो गया? भाववाच्य। अरे सीधी सीधी यहाँ से का प्रयोग हो गया, एक वचन क्रिया आ गई, नहीं आ गया, अकर्मक क्रिया है, तो हमेशा भाववाच्य ही होगा। हमेशा क्या होगा? भाववाच्य ही होगा। और उदाहरण के द्वारा समझाएं, और उदाहरण देख लीजिए। राम से पढ़ा नहीं जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता है, ये देख लीजिए, राम से पढ़ा नहीं जाता है। बोलो से विभक्ति आई या नहीं आई? से विभक्ति आ गई, नहीं आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? एक वचन आ रहा है, तो हमेशा किस में रखेंगे? भाववाच्य में रखेंगे। इस प्रकार से हम हमारा जो भाववाच्य है उसको क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। आशा करता हूँ भाववाच्य से संबंधित
यानी जो भी बातें हैं वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और पूरा जो वाच्य बिंदु है वो वाच्य बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या करना है, कैसे पहचानना है, पूरी बातें मैंने बताई हैं। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।